हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, समय की शुरुआत से, इसको पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि पीजीटी एग्जाम्स में जो है क्या आता है कि जो इसके अंदर से एक एक सेंटेंस जो होता है उससे क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। तो हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग इस चैप्टर का जो है दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और ये पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट में इस सेक्शन के भूमिका और कालक्रम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे समय की शुरुआत से। तो इसमें क्या है कि इस चैप्टर में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले से ही पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ है जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, और इसके बाद जो है आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिसे हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए और लगभग 80,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंद मूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीखा और आपस में बातचीत भी करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए थे, पर शिकार और संग्रह करके यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ ऐसे भागों से हम लोग को ऐसी खबर मिलती है जो शिकारी संग्राहक समाज, कि जिसे हंटर गेदरर सोसाइटीज़ कहते हैं, जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ते हैं कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म शब्द जो है एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में जो है पड़े रहते हैं। और प्रजाति क्या होती है? तो प्रजाति या स्पीसीज जो है जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उसके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी उन संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरे प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी जो है मानव के जीवाश्म, फॉसिल्स, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है, और इनमें से जो है प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। और अक्सर ऐसी ही खोजें सर्वप्रथम की गई अधिकांश विद्वानों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म जो है प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था, और एक अरसे के बाद जब इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया तो मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों, स्पीसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है, और जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि या निकाल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम जो है निर्धारित करना कठिन नहीं रह जाता है। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम ऐसी ही खोजें की गई थी, तो अनेक विद्वान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। और विद्वानों की ये हिचकिचाहट ही क्या है, आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ जो है मनुष्य को भी बनाया। और विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए कि अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेलडोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी, जिसे नियंडर वैली भी कहते हैं, उसमें चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। तो ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूल शिक्षक जो था, स्कूल शिक्षक का नाम क्या था? कार्ल फुलरॉट। क्या नाम था? कार्ल फुलरॉट। तो उनको क्या है, कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई। और कार्ल फुलरॉट क्या थे? एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, और जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी जो है आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर थे जो हरमन सॉफ हैसन नाम था उनका,
तो कौन थे? हरमन सॉफसन बॉन्ड विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, उनके पास भिजवा दिया। और अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय जो था कि तो विद्वानों ने क्या कि उसके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और घोषित कर दिया कि ये जो खोपड़ी है एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। और मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटा जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन नामक एक व्यक्ति ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको प्रकाशित किया और उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 12,500 प्रतियां जो है उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। और डार्विन ने इस पुस्तक में यह दलील दी थी कि मानव जो है बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीवाश्म प्राप्त करना जो है अपने आप में कठिन प्रक्रिया होती है और पाई गई चीज़ों को सही जगह जानना और उसके काल निर्धारण के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ एक दो चित्र है। तो पहले चित्र में हम देख सकते हैं कि उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें जो एक पुरातत्वविद है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट है, जो क्या है कि वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है और एक ऐसी जाली है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी हुई है और इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी और इसमें जो है ये जो त्रिभुजाकार चित्र दिखा था वो वस्तु की ऊर्ध्वाधर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर क्या है उपकरण है और ये वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति को दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। नेक्स्ट चित्र में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जीवाश्म के एक टुकड़े को जो है उसके चारों ओर से घेरे पत्थर जो कि चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया है। आप देख सकते हैं इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक और चित्र है कि इसे नियंडरथल मानव की खोपड़ी है और लोगों ने इससे खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और ये बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। तो हम लोग कहते हैं ना कि अरे माथा मोटा है ना, या फिर मतलब किसी का सर बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का है। तो इसको ऐसे ही माना कि किसी मूर्ख व्यक्ति या जड़ बुद्धि प्राणी का खोपड़ी है, क्योंकि ये खोपड़ी जो है अभी आधुनिक मानव की तुलना में उस साइज में काफ़ी बड़ा था। मानव के क्रमिक विकास की कहानी को पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइमेट क्या है। तो प्राइमेट जो है स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है और इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं और बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती है और प्राइमेट प्राणियों के दांत जो है भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मानव के विकास के क्रम को लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना जो है बहुत कठिन हो जाता है और यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ जो है 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ जो है 10 लाख वर्षों के बराबर होगा। इसी प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। और ये वो समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था और उसके बाद लगभग 240 साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड्स कहते हैं। तो होमिनॉइड क्या था कि प्राइमेट श्रेणी का ही एक उपसमूह था और इस उपसमूह में जो था होमिनॉइड्स में वानर यानी एप जो थे शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का जो है साक्ष्य मिला है। होमिनिड वर्ग जो था, अब होमिनिड्स जो है वो होमिनाइड उपसमूह से ही विकसित हुआ एक अलग वर्ग है। मतलब होमिनिड और होमिनाइड जो है दो अलग अलग चीज़ है। उनमें अधिक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। जो होमिनॉइड है उनका मस्तिष्क जो है होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था और ये चौपाए थे यानी 4 पैरों के बल चलते थे। लेकिन उनके शरीर का जो अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर जो थे वो लचकदार थे। इसके विपरीत होमिनिड जो है सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे और उनके हाथ जो है विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले सेक्शंस में क्या करेंगे कि जो उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में और अधिक बारीकी से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 प्रकार के साक्ष्य से ये पता चलता है कि होमिनिडो का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह था कि अफ्रीकी बानरों जिसे एप कहते हैं उसका समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है। और दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश का है जिसे जीनस कहते हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। उनका समय जो है लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है और इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म जो है वो 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं।
यानी कि जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं उनका क्या है 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है, लेकिन अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म जो है 18 लाख वर्ष पुराना या उससे अधिक का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो होमिनिड या होमिनिडा नामक परिवार के सदस्य, जो होमिनिड थे वो भी होमिनिडा नामक परिवार के सदस्य होते थे, और इस परिवार में सभी रूपों में जो है मानव प्राणी शामिल है। और होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता और 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वो औजार बना सकता था और उसका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडो के आगे जो है कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है और इन शाखाओं को जीनस कहते हैं, और इन शाखाओं में जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जो है अधिक महत्वपूर्ण है, और इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच जो है कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार जो होता है होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी क्या होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा जीनस। तो जीनस क्या होता है कि हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे क्या पढ़ेंगे कि दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्द से बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो लैटिनी भाषा के ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है। इसीलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी जो ऐप जो है उसकी एप है ना बानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार है, और जिसकी होमो की तुलना में मस्तिष्क का जो है अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछला दांत बड़ा होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना, उनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता जो है भी अधिक नहीं थी, क्योंकि अभी भी है कि अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना और हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, टखने के जोड़ों का घुमावदार होना, और कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई तब मानव विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों का जो है भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है, और इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये जो है विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, जिसको क्या कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं, यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होंगी। तो इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या हुआ है कि जो प्रारंभिक मानवों की प्रजाति के उनके खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है कि किस तरह से उसकी खोपड़ी जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुई और उसके जबड़े जो है किस तरह से इवॉल्व हुए। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि किस तरह से सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था काम करती है। तो पहला जो है कि मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, कि पहला तो है कि ये औजार बनाने से हम लोग इसको करते हैं कि हाँ, और दूसरा है कि आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना। जब वो औजार बनाना सीख लेता है, और ये तो उसमें के लिए क्या जरूरी है कि वो सीधे खड़े होकर चलना सीखता है, और जब सीधे होकर खड़े चलना सीखता है तो क्या कहते हैं औजार के इस्तेमाल के लिए बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों को है वो मुक्त हो जाता है उसका, और फिर से वो क्या करता है वो उन्नत किस्म का औजार बनाता है और उससे उसका मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये एक तरह से एक सर्कल में चलते रहता है। यहाँ पे डिटेल्स में समझाया गया है कि उदाहरण के लिए जैसे 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ या बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गया, और ज्यों ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी है बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए जो है हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही साथ 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा का खपत भी है कम होने लगा। लेकिन दौड़ते समय इसका यह लाभ उल्टा हो गया, मतलब कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो 4 पैर में हम लोग ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं 2 पैरों के मुकाबले। लेतोली तंजानिया में मिले जो होमिनिड के पदचिन्हों के जीवाश्म जो है और हादर इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से ये पता चलता है कि तत्कालीन मानव जो है 2 पैरों पर चलने लगे थे। यानी कि जो लेतोली है ये याद रखना है कि लेतोली, तंजानिया, इथियोपिया और हादर ये 4 जगह है। यहाँ से जो जीवाश्म मिले हैं इससे क्या है कि उस टाइम के जो मानव थे वो 2 पैरों पर चलने लगे थे।
लगभग 25 लाख वर्ष पहले तक क्या है, ध्रुवीय हिमाच्छादन से जो हिम युग में प्रारंभ हुआ था, पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। तो जलवायु तथा क्या है कि वनस्पति की स्थिति में भी बड़े बड़े परिवर्तन है। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में भी आराम से रह सकती थी। और इनमें जो है जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि जो है शामिल थे। तो अब जो है यहाँ पे है कि होमो जो है लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं, वैज्ञानिकों ने होमो को भी कई प्रजातियों में बांटा और इन प्रजातियों को उनकी क्या है कि विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार जीवाश्मों को होमो हॉबिलस और औजार बनाने वाले, और होमो इरेक्टस जो है सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस जो है प्राग या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होमो हैबिलस के जीवाश्म जो है इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुबाई गॉर्ज से प्राप्त किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमो हैबिलस जो है उसका फॉसिल्स जो है कहाँ पे मिला है, तो इथियोपिया के ओमो में मिला है और तंजानिया के ओल्डुबाई गॉर्ज में प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टिस का जो है प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिला है, अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं। और कहाँ है एग्जैक्ट जगह जो है, कूबीफोरा, पश्चिम तुर्काना, केनिया, मोर जोकोर्तो और संगीरन, जावा, ये सब में क्या है कि आपको होमो इरेक्टिस का है जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में परवर्ती काल में है, मतलब अफ्रीका में सबसे पुराना है और एशिया में उसके बाद में मिला है। और इसलिए ये अधिक संभव है कि जो होमिनिड है पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी क्या है 20 से 15 लाख वर्ष पहले जो है ये पाए गए थे। और ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जो है जीवित रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि एक चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या है कि पूर्व अफ्रीका के जो है रिफ्ट घाटी को दिखाया गया है। तो ये जो रेड पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये एक रिफ्ट घाटी है जिसमें हादर, इथियोपिया, ओमो, आलिया, कूबीफिरा, लोथोराम, लाथोगाम, तापई, ओल्डुबाई गॉर्ज, लातोली, ये सब है। और इसी के आसपास जो है हम लोग को होमो का जो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ये सब के जो है फॉसिल्स का एविडेंस मिला है। कुछ दृष्टांतों में जो है कि जीवाश्मों के नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां विशेष प्रकार के है जीवाश्म सर्वप्रथम मिले हैं। जैसे जर्मनी के शहर जो है हिडलबर्ग या हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को क्या कहते हैं, होमो हाइडलबर्गेसिस, है ना। और कहा गया कि जब नियंडर वैली में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथैलिस के श्रेणी में रखा गया, यानी कि जो जर्मनी के हाइडलबर्ग शहर में मिला है उसको होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, और नियंडर वैली में मिले हुए जीवाश्मों को होमो नियंडरथैलिस कहा गया। और यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म जो है होमो हाइडलबर्गिस है और होमो नियंडरथैलिस के ही है। और ये दोनों ही होमो सेपियंस यानी आद्य प्राग्य मानव प्रजाति के हैं। और हाइडलबर्ग मानव जो है वो 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व तक दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म जो है अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। और नियंडरथल मानव जो है मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। और यह पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक जो है विलुप्त हो गया। और सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए होते हैं और दांत छोटे होते हैं। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। और जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उसके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि विश्व में मानव प्रजातियों का विकास कहाँ कहाँ हुआ था और इसका टाइम पीरियड क्या था। तो 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व में क्या अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश, और वहाँ पे कौन थे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो इरेक्टस का जो है एविडेंस मिला है। वहीं 10 लाख से 40,000 पूर्व के बीच जो है क्या हुआ था कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, नियंडरथल मानव, होमो सेपियंस सेपियंस और आधुनिक मानव के एविडेंस मिलते हैं। 45,000 वर्ष पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव का एविडेंस मिला है। वहीं 40,000 वर्ष से अब तक के बीच में उच्च अक्षांशों पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षावन में क्या है कि बाद के वाले नियंडरथल और आधुनिक मानव के जो है एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज कैसे हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में और ओल्डुबाई गॉर्ज, ये दो जो है कि इसकी खोज 17 जुलाई 1915 में जो हुई थी उसके बारे में है। तो ओल्डुबाई गॉर्ज एक जगह का नाम है और वहाँ से हम लोग को ऑस्ट्रेलोपिथिकस का एविडेंस मिला है।
तो ओल्डुबॉय गॉड जो है सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुबॉय नाम मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मेरी और लीकी ने ही ओल्डुबॉय और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहाँ की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है कि उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्ते सैली और टूट्स के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी और वो बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है, क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ा के साथ रुकी और मैंने कई बार मैरी की आवाज़ सुनी। वो बार बार पुकार रही थी कि मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिर दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। और ये जो है स्टोरी फाइंडिंग द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट मैन, और इसके लेखक जो है LSB लीकी ने नेशनल ज्योग्राफिक में जो है, जिसके पब्लिकेशन सितंबर 1908 में हुआ था, उसमें यह लिखा हुआ है या प्रकाशित किया गया था। तो यहीं पे इस चैप्टर का जो है कि हम लोग क्लोज करते हैं, और इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है, पब्लिश हो चुका है ना। आप उसे देख लीजिए, और हम लोग जो है इसका बाकी का हिस्सा पार्ट 4 में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है जब भी ये पब्लिश हो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आपको वीडियो वहीं पर मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।